हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हॉरर स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। मेरा नाम लोकेश है और मैं राजस्थान के पाली ज़िले के बाली कस्बे में रहता हूँ। ये घटना तब की है जब एक बार मैं और मेरे भाई हमारे गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में गए थे किसी काम की वजह से। वहाँ से आते आते हमें रात के लगभग 8 बज गए थे और गांव का रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। गांव में अक्सर यही होता है, दिन में रास्ते में थोड़ी बहुत चहल पहल मिल जाती है, पर रात के समय रास्ते एकदम सुनसान हो जाते हैं। उस रोड पर हमें दूर दूर तक कोई भी वाहन नहीं दिख रहा था। बस रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े घने बबूल के पेड़ थे। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, रात भी गहराई जा रही थी और कुछ देर चलते रहने के बाद मुझे और मेरे भाई को वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। इस काम को करने के बाद तुरंत एकदम से हमारे मन में कुछ अजीब सा होने लगा और हम दोनों का मन एकदम उल्टी जैसा हो गया। तब हमने एक हैंडपम्प को देखकर वहाँ पर अपनी बाइक रोकी। ये सब करने के बाद हम अपना मुँह धोने लगे। इसके बाद मैं बाइक पर जाकर बैठ गया और मेरा भाई भी बाइक की तरफ आ रहा था, पर वहाँ पर थोड़ा अंधेरा ज़्यादा था जिस कारण से मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। तब एकदम से मुझे लगा कि मेरा भाई पीछे बैठ चुका है। मैंने बोला चलें, तो पीछे से आवाज़ आई हाँ चलो। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और लगभग 1 किलोमीटर तक चला। हम दोनों बातें कर रहे थे, पर बात सिर्फ मैं कर रहा था। वो मेरी बात का सिर्फ जवाब दे रहा था हाँ या ना में, पर खुद कुछ भी नहीं बोल रहा था। जैसे ही लगभग हम 1 किलोमीटर आगे आए तब मुझे एकदम से मेरे फ़ोन पे कॉल आया। मैंने देखा कि ये कॉल मेरे भाई का है। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई और मैंने बोला भाई तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है? ये फ़ोन कौन लगा रहा मुझे? आप लगा रहे हो? तभी पीछे बैठे उस शख्स ने बोला हाँ मैं। पर उसके आगे उसने कुछ भी नहीं बोला। फिर जब मुझे वापस से कॉल आया तब मैंने गाड़ी खड़ी करके बोला भाई किसे फ़ोन लगा रहे हो? वापस मुझे लग रहा है। उसने एक बार फिर से पीछे से मुझे हाँ हाँ बोला और उसके बाद वो फिर से चुप हो गया। तब थोड़ा और आगे आने के बाद हमारे सामने से एक रोडवेज़ की बस आई और अचानक से तब मेरी गाड़ी हल्की हो गई और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पीछे अब कोई भी नहीं बैठा है। मेरे पास अब दोबारा कॉल आया और मैंने इस बार उठा लिया और बोला भाई आप कहाँ हो? तब मेरे भाई ने जो बोला वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि मैं वहीं पर हूँ हैंडपम्प पर, तू मुझे यहीं पर छोड़ के चला गया था, तब से मैं कॉल कर रहा हूँ। बाइक वापस से घुमाओ, यहाँ पर आ। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं चुपचाप यू टर्न लेकर वहाँ पर पहुँचा। मेरा भाई वहीं पर खड़ा हुआ था। मैंने बोला आप यहीं हैं तो मेरे पीछे कौन बैठा हुआ था? मेरे भाई ने बोला कि जब मैं हाथ मुँह धोकर आपके पास आ रहा था तब मुझे फिर से उल्टी सी आने लगी और मैं वापस से हैंडपम्प के पास चला गया और मैं वहीं पर बैठा था। तभी एकदम से तुमने बाइक स्टार्ट कर दी और वहाँ से चले गए। मैंने देखा कि तुम्हारे पीछे एक सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी बैठा है और वो मुझे वापस पीछे मुड़कर लगातार देख रहा था और जैसे मानो कि वो मेरी आंखों में ही देख रहा हो। और मुझे एक बार फिर से तुरंत उल्टी आने लगी। मैंने तुम्हें बहुत कॉल करने की कोशिश करी पर तुमने उठाया ही नहीं। इसके बाद ये सब सुनकर मेरी भी हालत ख़राब हो गई और हम दोनों ही वहाँ बाइक पर बैठे और फ़ौरन वहाँ से निकल गए। फिर हमारे रास्ते में जो अगला गांव पड़ा, हम उसी गांव में जाकर रुक गए और एक चौपाल के नीचे जाकर बैठ गए। वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से हमने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया तो उन लोगों ने कहा कि तुम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम जिंदा बच गए, वरना वो साया किसी को भी नहीं छोड़ता और उसकी चपेट में आकर कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। यह कहानी दिल्ली से थोड़ी दूर स्थित एक गांव की है। इस गांव के लोग शाम के 6 बजे के बाद अपने घरों में मानो कैद हो जाते हैं।
शाम 6 बजे के बाद इस गांव में सन्नाटा छा जाता है। गांव वालों का मानना है अगर कोई रात में अपने घर से निकल गया तो वो कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है गांव के सभी लोग अपना अपना काम निपटा कर अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे रात गहराने लगती है और इसी के साथ रात में गांव के अंदर अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। गांव के सभी लोग अपने घरों में कुछ डर तथा काम के थकावट के साथ सो रहे होते हैं। अचानक से रात के करीब 12 बजे रामदीन के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ से रामदीन की आंख खुल गई। वो उठा और सोचने लगा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। तभी एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया गया। रामदीन दरवाजे के पास जाके एक छेद के माध्यम से बाहर देखता है, पर रात के अंधेरे में बाहर उसे कोई नहीं दिखता। इतने में उसकी पत्नी सुनंदा भी उठ चुकी थी। इतनी रात में कौन है? पता नहीं, कोई दिख तो नहीं रहा है, दरवाज़ा खोल के देखता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? भूल गए कि रोहित के साथ क्या हुआ था? अगर ये वही हुई तो? उस रात रामदीन डर की वजह से दरवाज़ा नहीं खोलता और वापस आके रोहित के साथ कुछ दिनों पहले जो हुआ था उसी के बारे में सोचते हुए सो जाता है और दरवाज़ा भी खटखटाना थोड़ी देर में बंद हो जाता है। रोहित दीनदयाल शर्मा का बेटा था। वो अभी 22 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था। करीब 1 साल पहले की बात है। वो अपने कमरे में सो रहा था और रात के करीब 11-12 के आसपास का समय था कि अचानक से उसके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाज़ा खटखटाने से उसकी आंख खुल जाती है। उसने दरवाज़ा खोला। रात काफ़ी गहरी थी और डरावनी भी। कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाज़ जारी थी। दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। रोहित उसे देखता ही रह जाता है, मानो उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी ना देखी हो। गोरा रंग, खुले बाल और उस लड़की का सफ़ेद रंग का लॉन्ग फ्रॉक। कौन हो आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम रश्मि है, मैं आज ही शहर से आ रही हूँ। मुझे विश्वराम शर्मा के घर जाना है। आपका घर देखा तो सोचा पूछ लूँ। वो मेरे दादाजी हैं। ओह, तो आपको विश्राम काका के घर जाना है? मैं उन्हें जानता हूँ। विश्राम काका का घर गांव के बिल्कुल किनारे पर था। उन्हें देख के लगता नहीं था कि उनकी कोई पोती भी होगी, लेकिन रोहित इन सब बातों पर ध्यान दिए बिना उस लड़की में खोया हुआ था। क्या आप मुझे वहाँ पर छोड़ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। काका का घर गांव के किनारे था तो जाहिर सी बात थी कि उन्हें गांव के बाहर जाना था। वो एक कच्चा रास्ता था जो गांव से बाहर जाता था और एकदम सुनसान भी था। कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी रश्मि की पायल की आवाज़। रोहित आगे चल रहा था और रश्मि पीछे पीछे। अभी थोड़ी दूर ही आए होंगे वो दोनों कि रश्मि के पायल की आवाज़ आना बंद हो गई। रोहित कुछ देर चलने के बाद पीछे मुड़कर देखता है तो उसे रश्मि कहीं दिखाई नहीं देती और मौसम ख़राब होने लगता है। हवाएं चलने लगती हैं और रोहित को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी थोड़ी दूरी पर एक बगीचे से उसे रश्मि की आवाज़ सुनाई देती है। रोहित भागता हुआ जाता है तो देखता है कि रश्मि एक पेड़ के नीचे बैठी है। क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे आ गई? रोहित के पूछने के बाद भी रश्मि कुछ नहीं बोल रही थी और चुपचाप बस बैठी हुई थी। तब रोहित उसके पास जाता है और फिर से पूछता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, कुछ भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा था। अब रोहित को डर लगने लगता है। रश्मि, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रोहित उसे पकड़ के पूछता है। रोहित जैसे ही उसे छूता है तभी रोहित थोड़ा दूर जाकर गिरता है, जैसे किसी मायावी शक्ति ने उसे उठाकर फेंक दिया हो। रश्मि अब जोर जोर से हंसने लगती है और उसके साथ उसकी आवाज़ भी बदल जाती है और हवाएं तेज़ हो जाती है। बादल गरजने लगते हैं। रोहित उठा और पूछता है, कौन हो तुम? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। रोहित डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते गांव जाने वाले रास्ते के बजाय किसी दूसरी सड़क पर चला जाता है और अब रात के लगभग 1 बज रहे होते हैं।
हर तरफ शांति छाई हुई थी और कुछ देर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो गांव वाले रास्ते की बजाय किसी और रास्ते पर ही आ गया है। अब वो बिल्कुल थक गया था। तभी उसे गांव की तरफ जाने की एक कच्ची सड़क नज़र आती है। रात में उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जाए। उसे दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। वापस वो जा नहीं सकता था और आगे कुछ दिख नहीं रहा था। उसने सोचा क्या पता यही रास्ता गांव की तरफ जाता हो। कुछ देर सोचने के बाद रोहित उसी रास्ते पर चल देता है। लेकिन उसे क्या पता था कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है वो रास्ता गांव में ही जाता है या फिर कहीं और। वो पसीने में लथपथ था और उसका दिल काफ़ी तेज धड़क रहा था। उसके चेहरे पर डर इस समय साफ देखा जा सकता था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक खंडहर भवन दिखाई देता है जिसमें एक बल्ब जल रहा होता है। उस खंडहर में बल्ब को देखकर उसकी जान में जान आती है और वो सोचता है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर होगा ना, वो उसकी मदद ज़रूर कर देगा। सोचते हुए रोहित उस खंडहर में जाने का निश्चय करता है। रोहित अब उस भवन के पास पहुँच चुका था। वो सोच रहा था कि इस खंडहर हो चुके भवन में कोई रहता भी है या नहीं। यही सब बातें सोचते हुए रोहित अब उस खंडहर भवन के गेट के सामने पहुंच जाता है। इस गेट पर एक नेम प्लेट दिखता है, लेकिन वो नेम प्लेट इतना पुराना होता है कि उसके ऊपर जो लिखा होता है वो कुछ भी साफ से समझ में नहीं आता। उसने गेट को जैसे ही खोला उसके आसपास कई सारे पक्षी उड़ पड़े। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। लेकिन जब उसे पता चला कि ये सब पक्षी हैं तो वो अंदर जाने लगा। अंदर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे भवन में जाने के लिए एक दरवाज़ा दिखाई देता है जो कि काफ़ी पुराना था, जिसपे अब दीमकों का बसेरा हो गया था। वो बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इस घर के अंदर कोई नहीं है, तो वो खुद ही दरवाज़ा खोलने की सोचता है। उसके हल्के से धकेलने मात्र से ही वो दरवाज़ा खुल जाता है। इतना पुराना दरवाज़ा इतनी आसानी से खुल गया, ऐसा कैसे हो सकता है। वो यही सब बातें सोचते हुए अंदर जाता है। वो अंदर पहुंचता है तो उसे दूसरी मंजिल के एक कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। रोहित धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है। अब रोहित ठीक उसी कमरे के पास पहुंच जाता है जहां से किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। उसमें दरवाज़ा खटखटाया। कौन अंदर? हेलो, कोई बोल क्यों नहीं रहा? रोहित के इतना बोलते ही रोने की आवाज़ शांत हो जाती है। उसने दरवाज़ा खोला तो वो देखता है कि अंदर काफ़ी अंधेरा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस कमरे के दरवाजे के पास ही खड़ा था कि अचानक से उसे किसी ने अंदर खींच लिया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। रोहित काफ़ी डर गया और अभी अभी बंद हुए दरवाजे को जोर जोर से खींचने और चिल्लाने लगा, दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा। तभी उस शांत पड़े कमरे के अंधेरे में से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। वो हंसी रात के अंधेरे कमरे में काफ़ी खतरनाक और भयानक लग रही थी। रोहित चिल्लाते हुए पूछता है, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? ये सब बातें पूछते हुए रोहित दरवाज़ा खोलने का प्रयास जारी रखता है। तुम कुछ भी कर लो रोहित, यहाँ से बच के नहीं जा सकते। तभी रोहित का प्रयास सफल हो जाता है और दरवाज़ा अथक प्रयास करने के बाद आखिर खुल जाता है। वो कमरे से निकलकर भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वो कुछ 10 कदम की दूरी पर था मेन डोर से कि अचानक वो दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद हो जाता है और रोहित का सर दरवाजे से जा लड़ता है। दरवाजे से सर लड़ने से उसके सर में चोट लग जाती है और रोहित वहीं फर्श पर गिर पड़ता है और उस खंडहर में उस मायावी शक्ति की आवाज़ गूंजने लगती है, कहा था ना मैंने रोहित, नहीं जा सकते बच के तुम यहाँ से। फिर एक बार फिर से भयानक प्रकार की हंसी की आवाज़ आने लगती है। रोहित को चोट लगी थी लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन चोट लगने की वजह से उसका सर चकरा ज़रूर रहा था। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। जब वो उठता है तो उसके सामने एक औरत रॉकिंग चेयर पर बैठकर झूला झूल रही होती है और उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया होती है जिससे वो बातें कर रही होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बच्चे को खिला रही हो। उसके बाल काफ़ी लंबे और घने थे जिनसे उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था और भवन की सारी लाइट्स बंद चालू हो रही थी। सही से देख पाना मुश्किल था।
रात गहराने की वजह से खंडर भवन और भी डरावना लग रहा था। तभी रोहित घबराहट और डर के मिले जुले भाव लेकर पूछता है, कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आ गया? उसके सवाल पूछने पर वो चुड़ैल उसकी तरफ देखकर हंसने लगती है। तुम यहाँ आए नहीं रोहित, लाए गए हो और तुम मुझसे बच भी नहीं सकते। पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हारी मौत। उसने इतना ही कहा था कि वहां की लाइट पूरी तरह बुझ जाती है और वो चुड़ैल उस अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। वो डर कर दरवाजे के पास पहुंच जाता है और उसे खोलने लगता है। काफ़ी कोशिश करने पर दरवाज़ा खुल जाता है, पर बाहर का नज़ारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो घर में घुसा था तब बाहर एक कच्ची सड़क पर एक खंडर था, लेकिन अब वो किसी और ही जगह पर था। वो एक घने जंगल के बीचों बीच था, जहाँ से दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही दिखाई पड़ रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं यहाँ कैसे आ गया? वो जोर जोर से चिल्लाता है, पर उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होने वाला था। उस जंगल में उसकी मदद करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। चारों तरफ शांति छाई हुई थी और रोहित के धड़कनों की आवाज़ वो खुद सुन पा रहा था। वो बिना कुछ सोचे ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। अभी वो थोड़ी दूर ही आगे आया था कि किसी के चीखने की आवाज़ से जंगल गूंज उठता है। रोहित चारों तरफ घूम घूम कर देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। चांदनी रात में उस जंगल में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। रोहित के मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। तभी किसी ने रोहित को आवाज़ दी। थोड़ी दूरी पर वो देखता है कि एक काला साया उसके सामने था, जो उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। रोहित जैसे ही उसके पास जाने लगता है, वो काला साया भी आगे बढ़ने लगता है। रोहित उसके पीछे पीछे चलने लगता है और साथ में उसे आवाज़ भी देता है, रुको, कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानती हो? रोहित अब बस उससे 20 कदम की दूरी पर था और वो काला साया उसके आगे आगे चल रहा होता है। रोहित भागकर भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। थोड़ी दूर ऐसे ही भागने के बाद वो एक गुफा के पास पहुंच जाता है। वो साया उसी गुफा में चला जाता है। रोहित को भी पता लगाना था कि आखिर वो कौन है, इसीलिए वो भी उस गुफा में जाने लगता है। वो धीरे धीरे अपने कदम गुफा के अंदर बढ़ा रहा था। गुफा के अंदर पहुंचने के बाद वहां का नज़ारा देखकर वो चौंक गया। उस गुफा में मनुष्य के अनेक कंकाल पड़े हुए थे और वहां पर एक विचित्र प्रकार की बड़ी सी मूर्ति स्थापित की गई थी। उसके सामने मनुष्य के सर का कंकाल उस मूर्ति के पैरों के नीचे रखा था और उस कंकाल का धड़ उस गुफा के अंदर ही पड़ा था। उस गुफा में हर जगह पर खून की छींटें पड़ी हुई थी और सारा खून सूखा पड़ा था। रोहित ये देखकर काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से बाहर भागने लगता है। ये क्या? मैं अभी अभी यहाँ से अंदर आया था और अब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ गया? वो इसे देखता है, पर उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तभी उस गुफा से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, कभी पूजा करने की तो कभी किसी के हंसने की। ये सब आवाज़ें उस गुफा में गूंज रही थी और रोहित का सर फटा जा रहा था। उस गुफा में उसके सामने यज्ञ की तरह कोई पूजा हो रही थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसके सामने उसी मूर्ति के पीछे से एक औरत आती है जिसने काली साड़ी पहनी रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए हवा में उड़ रहे थे और नाखून काफ़ी बड़े बड़े और दांत काफ़ी नुकीले थे। उसे देखकर रोहित की चीख निकल जाती है। वो समझ चुका था कि एक मायावी चुड़ैल है और वो उसके चंगुल में फंस चुका है। रोहित रास्ते की तलाश में था, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो दौड़ दौड़ कर रास्ता खोजने लगता है, पर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था। वो औरत बस उसे देखकर हंसे जा रही थी। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और फिर तब एकदम से ही उसे चक्कर आने लगता है और वो धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। रोहित की आंख खुलती है। उसे अपना शरीर काफी भारी लग रहा था। वो देखता है कि वो अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। अपने घर को देखकर वो उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता। अब तक उसने अपने आप में हुए बदलाव को देखा नहीं था।
वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। तब कुछ देर तक लगातार दरवाज़ा पीटने के बाद दरवाज़ा खुलता है और रोहित अपने सामने जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने आप को ही अपनी आंखों के सामने देखता है और वो खुद को ही देखकर बोलता है, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? रोहित इससे पहले कुछ समझ पाता उसका मुंह खुद ही चलने लगता है और वो बोलता है, मैं रश्मि हूँ, यहाँ पर शहर से आई हूँ। हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर। मेरा नाम अभिमन्यु है और जो घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे बचपन में मेरे साथ घटी थी। अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने से पहले मैं आपको उस घटना के बारे में बताना चाहूँगा जो कि मेरी दादी माँ के घर पर हुई थी। दरअसल हमारी दादी का गांव उस समय एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर अक्सर माइनिंग वगैरह का काम होता रहता था। ये जगह उत्तराखंड में थी। पहाड़ी एरिया होने के कारण गांव के ज़्यादातर लोग पहाड़ के साधनों पर ही काफ़ी ज़्यादा आश्रित थे। पहाड़ों पर खुदाई का काम अक्सर होता रहता था, जिस कारण उस पहाड़ पर कई सारे गड्ढे भी थे। अब वैसे तो उन गड्ढों से कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, पर दिक्कत तब होती थी जब बारिश पड़ती थी, क्योंकि बारिश के समय पर वो गड्ढे पानी से भर जाते थे, जिस कारण वो छोटे छोटे तालाब जैसे प्रतीत होते थे। अब पहले के समय में तो गांव के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते थे, इस कारण वो सब लोग वहाँ पर अक्सर ही खेलने जाया करते थे और जो गड्ढे थोड़े बड़े होते थे उनमें तो जाकर वो लोग डुबकी भी लगा देते थे और उनमें नहा भी लेते थे, जो काम हम आज के समय पर स्विमिंग पूल में करते हैं। तो एक दिन हुआ ये कि गांव में ही रहने वाले एक भाई बहन आपस में खेलने के लिए उस पहाड़ की तरफ गए। वो लोग लगभग दोपहर के 1-2 बजे गए थे, लेकिन शाम के वक्त उनमें से बस एक वो छोटा भाई वापस आया। वो लगातार रोए जा रहा था और वो बस इतना बोल रहा था कि मुझे नहीं पता दीदी कहाँ चली गई। जब ये बात सबने सुनी तो सब लोग परेशान हो गए और वो उसकी बहन को ढूंढने के लिए उसी जगह पर चले गए। परंतु उसके भाई ने अब तक भी पूरी बात उन्हें नहीं बताई थी, पर गांव वालों से ये बात उन्हें पता चली कि उन दोनों को गांव वालों ने ऊपर वहां पर गड्ढों के पास में खेलने जाते हुए देखा था। तो जब छोटे भाई से सख्ती से पूछा गया तो उसने बताया कि वो उस जगह के सबसे गहरे वाले गड्ढे के पास गया था और वहीं पर वो दोनों खेल रहे थे। उसके मम्मी पापा को इस बात का अंदेशा शायद हो गया था कि शायद कोई अनहोनी हो चुकी है, पर वो फिर भी वहां पर भागते भागते गए और अपनी बेटी को ढूंढने लगे। तभी उस लड़के की माँ ने एक चप्पल देखी और उन्हें देखते के साथ ही वो पहचान गई कि वो उनकी बेटी की थी और वो चप्पल ऐसे ही एक गहरे वाले गड्ढे के पास में पड़ी हुई थी। जैसे ही सबने ये देखा तो उनमें से एक आदमी जिसे अच्छे से तैरना आता था वो उस गड्ढे के अंदर कूद गया और वो नीचे जाकर ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद वो लड़की उस आदमी को मिल भी गई, पर दुख की बात यह थी कि उसकी तब तक मौत हो गई थी डूबने के कारण। वो उसकी लाश को लेकर ऊपर आया तो सबने देखा कि उसके शरीर में पूरे शरीर में पानी भर चुका था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगी और अपने छोटे बेटे को तेज तेज मारने लगी कि उसने ऐसा क्यों करा। वो उसे गुनहगार समझ रही थी। जब उसकी मम्मी ने उसे काफ़ी मारा तब उसके छोटे भाई ने पूरी बात ठीक ठीक तरीके से बताई। उसने बताया कि वो और उसकी बहन वहीं पर बॉल से खेल रहे थे और उनकी बॉल खेलते खेलते उस गड्ढे के अंदर चली गई। वो बॉल थोड़ी आगे जा चुकी थी और उसके बाद उस लड़के ने अपनी दीदी से कहा कि आप उस बॉल को निकाल लाओ, मुझे डर लगता है पानी से। उस लड़की ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप उस पानी के पास उस बॉल को निकालने के लिए चली गई। पर जब वो पानी के नज़दीक गई और वहाँ पर वो पानी के थोड़ा अंदर गई क्योंकि बॉल थोड़ा आगे थी, तो उसका पैर न जाने एकदम से फिसला या पता नहीं क्या हुआ, पर वो पानी के अंदर समा गई। उसकी बहन 1 सेकंड में उसके सामने से गायब हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसीलिए वो भागता भागता सीधा घर चला गया।
इस घटना के बाद से सभी गांव वालों ने अपने बच्चों को खेलने के लिए उस जगह पर भेजना बिल्कुल बंद कर दिया। अब सभी के मन में एक डर आ गया था कि कहीं वो अपने बच्चों को उस जगह के चक्कर में खो ना दें। ये सारी बात और ये घटना मुझे उस समय पता चली जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, और उस समय अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने गांव में गया था। तब मैंने इस बारे में सुना था और पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई कि मैं उस गड्ढे को जाकर एक बार देखूं। गांव वालों के ऊपर ये बात इतना ज़्यादा लग गई थी कि जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलता तो दादी बोलती कि उस जगह पर मत जाना, और शायद इन्हीं बातों की वजह से वही जगह मेरे दिमाग में घूमने लगी और मैंने फैसला करा कि मैं वहाँ पर जाऊँगा। मैं अपनी दादी को बिना बताए चुपचाप उस जगह पर चला गया जहाँ पर वो गड्ढे थे। पिछले सीज़न में ही बारिश हुई थी, इसीलिए वहाँ पर पानी भरा हुआ था, और मैं अब एक गड्ढे के पास आकर रुक गया जो कि मुझे देखने में वहाँ पर सबसे बड़ा और गहरा लग रहा था क्योंकि उसकी चौड़ाई भी अच्छी खासी थी। फिर मैंने एक पत्थर को उठाया और उस गड्ढे के अंदर दे मारा, और मैंने पाया कि वो पत्थर सीधा नीचे चला गया, यानी कि वो गड्ढा अच्छा खासा गहरा था। अब मैंने धीरे धीरे आसपास में वहाँ पर जितने पत्थर थे उन्हें एक एक करके उठाया और पानी में फेंकता चला गया। फिर मैंने एक पत्थर जब काफ़ी तेज़ी से पानी में मारा तो एक लाल रंग का कपड़ा सा पानी के ऊपर उछलते हुए आ गया, और वो पानी में थोड़ा सा आगे की साइड था। मैंने पता नहीं क्यों ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए पानी की तरफ मैं आगे बढ़ गया और मैं उस कपड़े को उठाने की कोशिश करने लगा। पता नहीं क्यों पर मैं काफ़ी कोशिश के बाद भी उस कपड़े को पकड़ नहीं पा रहा था, और मुझे तो ये भी अब समझ नहीं आता कि मैं उस कपड़े को उठा ही क्यों रहा था। पर उस वक्त मैं जिज्ञासा के चलते अपना एक कदम और आगे बढ़ाया, और जैसे ही मैंने ऐसा करा मेरा पाँव मानो एकदम से अंदर को चला गया। मैंने संभलने की काफ़ी कोशिश करी पर मैं संभल ना पाया और सीधा पानी के अंदर गड्ढे की गहराई में जाने लगा। मैं ऊपर रहने की पूरी कोशिश कर रहा था पर मैं मानो पानी के द्वारा नीचे खींचा चला जा रहा था, और मैं बस अब नीचे डूबने लगा था। मेरी सांस धीरे धीरे फूलने लगी थी, और उस पल पता नहीं क्यों जिस पल मुझे लगा कि अब मैं शायद मर जाऊंगा डूबने के कारण, तब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि उस वक्त पानी के अंदर मेरे को कोई देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पास था, कोई तो वो था जो कि वहीं मौजूद था। तब एकदम से ही पानी के अंदर ही मैं दूसरी तरफ को पलटा और शायद मुझे तब वो दिखी। मुझे एक लड़की की परछाई पानी के अंदर दिखाई दी, और जैसे ही मैंने उसे देखा एक बेहद अजीब सी चीज़ हुई। मैं पानी के धीरे धीरे ऊपर आने लगा और एकदम से ही मैं सतह के पास था। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और भागते हुए सीधा पानी से बाहर निकल गया, और जैसे ही बाहर निकला मैं एकदम से वापस पलटा ये देखने के लिए कि वो लड़की कहाँ गई जिसे मैंने अभी अभी देखा था। पर जब मैं पीछे मुड़ा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया, वो वहाँ से गायब हो गई थी। और तभी वहाँ पर मेरे पीछे से मेरे दादा और दादी जी भागते हुए वहाँ पर आ गए थे। दादी ने बताया कि उन्हें काफ़ी अजीब सा लगा और उन्हें ऐसा लगा कि मेरी जान खतरे में है, और उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं इसी जगह पर होऊंगा, इसीलिए वो भागते हुए यहाँ पर आई। डांट से बचने के लिए मैंने ये झूठ बोल दिया कि मैं उस जगह पर बस देखने के लिए आया था, और तभी मेरे साथ एक बहुत भयानक घटना हुई कि किसी ने मेरे पैर को उस पानी के अंदर खींच लिया। अब क्योंकि मैंने उस लड़की वाली बात को सुन लिया था तो मैंने ऐसे बोल दिया कि शायद उस लड़की की आत्मा ने मुझे पानी के अंदर खींच लिया। पर अंदर ही अंदर ये बोलते हुए मैं शर्मिंदगी से परेशान हो रहा था, पर मुझे खुद को बचाने के लिए ऐसा बोलना पड़ा। जब मैंने ऐसा बोल दिया तो मेरी दादी को मेरी बात पर फौरन यकीन हो गया और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया, और अब वो मुझे धीरे से घर ले जाने लगी, और उन्होंने कहा कि अब तुम दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। मैंने मन ही मन में उस लड़की से माफ़ी मांगी और उसे शुक्रिया कहा, माफ़ी कि मैंने उसके ऊपर एक झूठा आरोप लगवाया, और शुक्रिया कि उसने मेरी जान बचाई, वरना शायद अगर वो मेरी मदद ना करती तो मैं भी उसी की तरह उस गड्ढे के अंदर डूबकर मर जाता।
मेरा नाम प्रशांत है और मैं राजस्थान से हूँ। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उस वक्त की है जब मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब को स्टार्ट करा था। दरअसल मेरी जॉब एक बड़े से वेयर हाउस में थी जो कि राजस्थान के रेगिस्तान के पास ही के एरिया में था। उस समय सर्दियों का मौसम चल रहा था। जब मेरी जॉब लगी थी तो जिस आदमी ने मुझे उस जगह के बारे में सब कुछ बताया था उसने मुझसे एक बात पूछी कि क्या मैं भूतों पर यकीन करता हूँ। उसने फिर कहा कि अगर मैं नहीं करता हूँ तो मैं करने लग जाऊँगा उस जगह पर नौकरी छोड़ने से पहले। वो अच्छा भी था और थोड़ा अजीब भी, शायद अपनी किसी पर्सनल वजह से। अगले एक हफ्ते तक वो मुझे अच्छे से काम बताता रहा कि मुझे क्या करना है, मुझे किस एरिया में जाना है, किस जगह पर नहीं जाना। फिर उसने मुझे वहाँ के बाकी लोगों से ही मिलवाया। दरअसल वो एक बहुत बड़ा वेयर हाउस था जो कि 7 सेक्शंस में बटा हुआ था। रात के समय उस जगह पर बस हम 4 लोग बचते थे वहाँ पर। अब उस वेयर हाउस में एक एरिया था जहाँ पर जाकर मुझे सच में काफ़ी अजीब सी वाइब्स आती थी, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती थी। और अजीब बात तो ये थी कि वहीं पर थोड़ा आगे वेयर हाउस का वो एरिया था जो कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल एरिया था, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। वहाँ पर अच्छी खासी गर्माहट थी क्योंकि वहाँ पर हीटर भी था। जब मैं उस जगह पर जा रहा था तो उस आदमी ने मुझसे कहा कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए और मुझे वहाँ से फ़ौरन बाहर आना चाहिए। मैंने उसकी बात मान ली और जब मैं बाहर आया तो उसने मुझसे कहा कि उस जगह पर एक इंस्पेक्टर मर गया था सुसाइड करके। उसने मुझसे ये भी बोला कि अब उसके बारे में कुछ और मत पूछना वरना वो तुम्हें दिख भी सकता है। उसने मुझसे फिर दोबारा कहा अगर उस जगह पर मैं भूतों या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में रात के समय बात करूँगा तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उसने मुझसे इन सब चीज़ों के बारे में बोलने से मना कर दिया। इसके बाद उसने मुझे बाद में वहाँ पर हुई कुल मिलाकर 7 मौतों के बारे में बताया, जिनमें सबसे दर्दनाक घटना थी जिसमें 3 आदमी एक धमाके में 5वें फ्लोर पर मर गए थे। दरअसल जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ था वो हमारी बिल्डिंग नहीं थी, वो एक साइड वाली बिल्डिंग थी। पर वो धमाका इतना ज़बरदस्त था कि उनकी बॉडीज़ के टुकड़े हमारी बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में आ गए थे। इसके अलावा उसने मुझे वहाँ पर 2 लोगों की सुसाइड्स के बारे में बताया, जिनमें से एक इंस्पेक्टर की थी जो कि बस 7 महीने पहले ही मरा था। इसके अलावा जो दूसरी घटना थी वो तो किसी को भी नहीं पता थी कि वो सुसाइड था या मर्डर, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि वो सुसाइड नहीं था बल्कि मर्डर था, जिसे कि एक सुसाइड दिखाया गया था। जब मुझे ये सब बात पता चल गई मैं फिर शांत हो गया और अगले कुछ हफ्तों तक शांति से अपनी जॉब करता रहा। मैं कोशिश करता था कि मैं इस सब के बारे में ना सोचूं, पर मुझे क्योंकि अभी सारी घटनाएं पता चल गई थी तो मैं अब इन सब के बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पाता था। और अब तो मुझे रात के समय कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना भी शुरू हो गई थी। मैं हर वक्त इन सब के बारे में ही सोचता रहता, पर धीरे धीरे जब मुझे वहाँ पर आदत हो गई तो मैंने इस बात को समझा कि शायद कोई भूत मुझे तब तक परेशान नहीं करेगा जब तक मैं उसके बारे में सोचूंगा ही नहीं। और तब एक दिन वो अजीब सी घटना हुई। रात का वक्त था, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था इंस्पेक्शन की, और उसी समय पर एक आदमी जो कि आर्मी की यूनिफॉर्म में था वो मुझे उस जगह पर दिखाई दिया। वो मेरे सामने आया और सीधा मेरे पास आकर रुककर मुझे घूरते हुए वो बोलने लगा। उसने मुझे बताया कि वो वहाँ पर किसी चीज़ के इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। उसने एक बार ही मुझसे हाथ नहीं मिलाया और ना ही मुझसे कुछ और कहा, और वो अब मुझे बस घूरने लगा। और तब मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब और डर का एहसास हुआ, और तभी वो हुआ जो मैं शायद अपने सपने में भी सोच नहीं सकता था। वो मेरी आंखों के सामने से कहीं गायब हो गया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिला और बस मैं वहीं पर जमकर खड़ा हो गया। तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक एक दूसरा गार्ड जो कि उस वक्त दूसरे समय में था वो वहाँ पर आकर मुझे नहीं देख लिया। उसने आकर मुझे संभाला और तब मैंने उसे ये बात बताई। मैंने इस घटना के बाद भी लगभग 3 महीने उसी जगह पर जॉब करी थी, और इस बीच मुझे तब तक वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें और कभी कभी कुछ साए दिख जाते थे।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो पर एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।